नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध से जुड़ी अनेकों कहानियों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का युद्ध ईसा से 303 वर्ष पूर्व हुआ। दरअसल ये युद्ध सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुआ था। इसीलिए इसको सही तौर पर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था और उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के कुछ हिस्सों का उत्तराधिकारी भी हुआ था। इसीलिए इतिहास में इसे चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का युद्ध के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अपने इस लेख में आज 2300 वर्ष पूर्व इस भीषण युद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले इस युद्ध के प्रमुख किरदारों के बारे में आपको बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतः ईसा पूर्व निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत कई सालों बाद हुआ। मेगस्थनीज में 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेड्रोकॉटस और एडोकॉटस के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा थे। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का प्रचार भी किया था, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ एक नया साम्राज्य बनाया, राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उच्छीन करने का निश्चय किया। अपनी उद्देश्य सिद्धि के निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजय वाहिनी का प्रबंध किया। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को जाता है। अर्थशास्त्रों में कहा गया कि सैनिकों की भर्ती चोरों, मलेच्छों, आटविकों तथा शास्त्रोपजीवी श्रेणियों से करनी चाहिए। मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा प्रवर्तक से संधि की। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक तथा वहिक भी होंगे। प्लूटार्क के अनुसार सांद्रोकोतस ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया। जस्टिन के मत से भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। उसका यवनों विरुद्ध स्वातंत्र युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सांद्रोकोतस के नेतृत्व में दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राजपालों को मार डाला। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सांद्रोकोतस के नेतृत्व में दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राज्यपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईसा पूर्व में आरंभ किया होगा, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईसा पूर्व यानी कि उसके बाद मिली होगी, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक क्षत्रप यूदेमस ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ा। चंद्रगुप्त के यवन युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता,
इस सफलता से उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकारी के लिए हुआ। जस्टिन एवं प्लूटार्क के व्रतों में स्पष्ट है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया था, किंतु किशोर चंद्रगुप्त के व्यवहारों ने यवन विजेता को क्रुद्ध कर दिया। भारतीय साहित्यिक परंपराओं से लगता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रति भी नंद राजा अत्यंत सहिष्णु रह चुके थे। महावंश टीका के एक उल्लेख से लगता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चल गया और नए आक्रमण सीमांत प्रदेशों से आरंभ हुए। अत्यंत उन्होंने पाटलिपुत्र घेर लिया और धनानंद को मार डाला। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया। मामूलानार नामक प्राचीन तमिल लेख ने तिनेवेली जिले की पौदिल पहाड़ियों तक हुए मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया। इसकी पुष्टि अन्य प्राचीन तमिल लेखों एवं ग्रंथों से होती है। आक्रमण सेना में युद्ध प्रिय कौशल लोग सम्मिलित थे। आक्रमक कोंकण में एलिलमेले पहाड़ियों से होते हुए कोंगू जिले में आए और यहाँ से पौदिल पहाड़ियों तक पहुँचे। दुर्भाग्यवश उपयुक्त उल्लेखों में इस मौर्य वाहिनी के नायक का नाम प्राप्त नहीं होता, किंतु वंब मौर्य से प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का ही अनुमान अधिक संगत है। मैसूर से उपलब्ध कुछ अभिलेखों से चंद्रगुप्त द्वारा शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागर खंड की रक्षा करने का उल्लेख भी मिलता है। उक्त अभिलेख 14वीं शताब्दी का ही है, किंतु ग्रीक तमिल लेखों आदि के साक्ष्य के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता एकदम अस्वीकृत नहीं की जा सकती। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की विजय भी की थी। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेखों से प्रमाणित है कि वैश्य पुष्यगुप्त यहाँ के राज्यपाल थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस एक्साइड निकेटर अलेक्जेंडर सिकंदर के सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था, जो उसकी मृत्यु के बाद भारत के विजित क्षेत्रों पर उसका उत्तराधिकारी बना। ये सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। सम्राट चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया अराकोसा, काबुल, पेरिस, पेमियाई के भूभाग को अधिकृत कर विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी लेने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगस्थनिज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। कुछ समय पश्चात सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थेनिस को पाटलिपुत्र में रहने और चंद्रगुप्त मौर्य की शासन के बारे में इंडिका नाम की एक किताब लिखने के लिए भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना। यूनानी ग्रंथों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैकड़ों सैनिकों ने एक विशाल सेना भी थी। कई ग्रीक खातों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 5 लाख से अधिक पैदल सैनिक, 9000 युद्ध हाथी, 30,000 घुड़सवार थे। पूरी सेना पूरी तरह से परीक्षित थी। सेना को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता था और चाणक्य की सलाह के अनुसार एक विशेष स्थिति का आनंद लेती थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य अपने साथ हथियार निर्माण सुविधाओं को साथ लाए, जिसने उन्हें अपने दुश्मनों की आंखों में लगभग अजय बना दिया था। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने विरोधियों को डराने के लिए किया था और ज्यादातर समय युद्ध के बजाय कूटनीति का उपयोग करते हुए निर्णय किया। शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्रधान रूप से मेगस्थनिस के वर्णन के अविष्टित अंशों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होता है। अर्थशास्त्र में यद्यपि कुछ परिवर्तनों की 3री शताब्दी के अंत तक होने की संभावना प्रतीत होती है। यही मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री की कृति थी। राजा शासन के विभिन्न अंगों का प्रधान था। शासन के कार्यों में वो अथक रूप से व्यस्त रहता था। अर्थशास्त्र में राजा की दैनिक चर्या का आदर्श काल विभाजन दिया गया।
मेगस्थनीज के अनुसार राजा दिन में नहीं सोता, वरना दिन भर न्याय और शासन के अन्य कार्यों के लिए दरबार में ही रहता था। मालिश कराते समय इन कार्यों में व्यवधान नहीं होता था। केश प्रसाधन के समय वो दूतों से मिलता है। स्मृतियों की परंपरा के विरुद्ध अर्थशास्त्र में राजाज्ञा को धर्म, व्यवहार और चित्रित से अधिक महत्व दिया गया। मेगस्थनीज और कौटिल्य दोनों से ही ज्ञात होता है कि राजा के प्राणों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था थी। राजा के शरीर की रक्षा अस्त्रधारी स्त्रियां करती थी। मेगस्थनीज का कथन है कि राजा को निरंतर प्राण भय लगा रहता है, जिससे हर रात वो अपना शयन कक्ष बदलता है। राजा केवल युद्ध यात्रा, यज्ञानुष्ठान, न्याय और आखेट के लिए ही अपने प्रासाद से बाहर जाता था। आखेट के समय राजा का मार्ग रस्सियों से घिरा होता था, जिनको लांघने पर प्राण दंड मिलता था। अर्थशास्त्र में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था भी थी। कौटिल्य के अनुसार राजा को बहुमत मानना चाहिए और आवश्यक प्रश्नों पर अनुपस्थित मंत्रियों का विचार जानने का उपाय करना चाहिए। मंत्री परिषद की मंत्रणा को गुप्त रखने का विशेष ध्यान भी रखा जाता था। मेगस्थनीज ने 2 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया था, मंत्री और सचिव। इनकी संख्या किंतु अधिक नहीं थी, किंतु वो बड़े महत्वपूर्ण थे और राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के स्वीकृत साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकारी में प्राप्त हुआ था। सेल्यूकस सिकंदर की भारतीय विजय पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति अब तक परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु के किनारे आ उपस्थित हुआ। ग्रीक लेख इस युद्ध का ब्योरावर वर्णन नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त की शक्ति के सम्मुख सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फलतः सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक यवन कुमारी तथा एर्या हेरात, एराकोसिया कंदहार, परोपनी सदाई काबुल और कौदरसियाय के प्रांत देकर संधि क्रय की। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। ऊपरी लिखित प्रांतों का चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके उत्तराधिकारियों के शासना अंतर्गत होना कंदहार से प्राप्त अशोक के द्विभाषी लेख से सिद्ध हो गया। इस प्रकार स्थापित हुए मैत्री संबंध को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सेल्यूकस ना मेगस्थनीज नाम का एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। ये वृतांत इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त का प्राय संपूर्ण राज्यकाल युद्ध द्वारा साम्राज्य विस्तार करने में बीत गया। श्रवण बेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में पितृ मतानुसार जैन मुनि हो गए। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए, उनके द्वारा और कोई मुकुटधारी दिगंबर मुनि नहीं हुए। अंततः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोल चले गए, वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। श्रवण बेलगोल में जिस पहाड़ी पर वो रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी है और वो उनका बनवाया हुआ चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।